please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दिल्ली के नांगलोई इलाके के हिंद विहार रेलवे क्रॉसिंग के पास रेलवे ट्रैक पर लाल कपड़ा लगाकर एक पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया गया। इस ट्रेन को क्रॉसिंग पर लगे ट्रैफिक जाम की वजह से रोकना पड़ा, क्योंकि घंटों से लगे ट्रैफिक जाम की वजह से ट्रेन के आने से पहले गेटमैन रेलवे क्रॉसिंग को बंद नहीं कर पाया। लिहाजा गेटमैन ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रैक पर लाल कपड़ा लगा दिया ताकि ट्रैफिक जाम की वजह से कोई हादसा न हो। रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रैफिक जाम इतना ज्यादा था कि इस हादसे में रेलवे कर्मचारियों को काफी मेहनत करनी पड़ी। रेलवे क्रॉसिंग से जाम हटते ही गेटमैन ने रेलवे ट्रैक पर लगा लाल कपड़ा हटा दिया और हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। हालांकि इस दौरान गेटमैन ने क्रॉसिंग बंद नहीं की। कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बेंगलुरु के डोडा गणपति मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। आखिरी दौर में चल रहे ताबड़तोड़ प्रचार के बीच उनके मंदिर जाने को चुनावी भक्ति से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी प्रचार की शुरुआत में भी मंदिर दर्शन कर चुके हैं, लेकिन आखिरी वक्त में व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद वो मंदिर जाना नहीं भूले और डोडा गणपति के दर्शन किए। मंदिर में मंत्रोच्चारण के बीच पूजा पूरी करने के बाद राहुल गांधी आरती में भी शामिल हुए। राहुल गांधी जब मंदिर पहुंचे तो ढोल नगाड़ों के बीच उनका भव्य स्वागत हुआ और उन्हें माला पहनाई गई। कर्नाटक चुनाव में उनका प्रचार था अपने पार्टी के पक्ष में, वो आखिरी चरण में अब है और पूरी ताकत राहुल गांधी लगा रहे हैं सिद्धारमैया सरकार को बचाने के लिए। कर्नाटक में सरकार वापसी के लिए कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। यही वजह रही कि सियासी समीकरण साधने के लिए राहुल गांधी एक बार फिर मंदिर में दिखे। इतना ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मंदिर के अलावा बेंगलुरु के मस्तान साहब दरगाह भी पहुंचे और वहां लोगों की भारी भीड़ के बीच प्रार्थना की। इस दौरान सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम थे। दरगाह के बाहर तैनात पुलिस लोगों को लगातार रोकने की कोशिश करती रही। राहुल गांधी की रणनीति कर्नाटक में पूरी तरह से बदली हुई है और राहुल गांधी चुनाव प्रचार के बीच समय निकाल करके सभी धर्म स्थलों का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी कल चर्च भी गए थे। माना जा रहा है कि कर्नाटक में वोट के गणित को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदल दी और पार्टी के तमाम धुरंधर कई बार मंदिरों और दरगाहों में नजर आए, लेकिन इसके साथ उन्होंने अपना धुआंधार प्रचार भी जारी रखा। इसी रणनीति के तहत राहुल गांधी ने एक बार फिर रोड शो किया। रोड शो के दौरान राहुल गांधी एक गाड़ी पर सवार थे, जबकि उनकी गाड़ी के दोनों तरफ सुरक्षा बल के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता दौड़ रहे थे। इस दौरान राहुल के पीछे लोगों का भारी हुजूम नजर आया। खास बात ये रही कि ये रोड शो बेंगलुरु के डोडा गणपति मंदिर से ही शुरू हुआ, जिसके बाद राहुल गांधी दरगाह पहुंचे। आंकड़ों के मुताबिक कर्नाटक में 84% हिंदू आबादी, 13% मुस्लिम आबादी और 2% ईसाई आबादी है। जानकारों का मानना है कि इसी समीकरण की वजह से कर्नाटक में इस बार कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली और हिंदू मुस्लिम के साथ ईसाई धर्म के लोगों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश की। हालांकि गुजरात चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने सिर्फ मंदिरों के ही दर्शन किए थे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा एसपी दफ्तर में एक बदमाश गले में तख्ती टांगकर सरेंडर करने पहुंचा। अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस के सख्त रुख को देखते हुए ये बदमाश सरेंडर करने पहुंचा, जिस पर 12,000 रुपए का इनाम भी था। एसपी ऑफिस में इनामी बदमाश को देखकर पुलिस वाले भी कुछ देर के लिए हक्के बक्के रह गए। एसपी ब्रजेश सिंह के सामने पहुंचने के बाद फैजान नाम के इस बदमाश ने हाथ जोड़कर अपराध से तौबा कर ली। पुलिस के मुताबिक सरेंडर करने वाले बदमाश फैजान पर हसनपुर थाने में 2014 में लूट का मुकदमा दर्ज था, जिसके बाद से वो फरार चल रहा था। इसीलिए पुलिस ने उस पर इनाम घोषित किया था। इसको विश्वास है कि पुलिस इसके खिलाफ कोई अन्य कार्रवाई नहीं करेगी, इसीलिए पुलिस ऑफिस में आकर स्वयं अपने आप को सरेंडर किया। सरेंडर करने वाले इनामी बदमाश फैजान को पुलिस ने जेल भेज दिया। मुंबई के घाटकोपर में एक मकान में कुछ महिलाएं बर्तनों से पानी भरने लगी। इन महिलाओं ने आरोप लगाया कि उनके इलाके के कई घरों में गंदे और बदबू वाले पानी की सप्लाई की जा रही है और आरोप लगाया कि इससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने ये आरोप भी लगाया कि गंदे पानी की सप्लाई की वजह से उनके सामने पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गई। अच्छा, तब तो हम लोग ऐसे ही वेस्ट करते हैं क्योंकि पानी बहुत गंदा आता है, उसमें स्मेल भी आता है। घर में भी पेशेंट है तो उन लोग को हम लोग उबाल के पानी देते हैं। हालांकि मुंबई महानगर पालिका ने दावा किया कि लोगों को पहले ही सावधानी बरतने की सलाह दे दी गई थी, लेकिन महिलाओं का आरोप है कि प्रशासन से उन्हें ऐसी कोई सूचना नहीं मिली। पानी जो है वो खुद मनपा ने छानकर और उबालकर पीने के लिए कहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ के जो लोग हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं उनको इस बारे में कोई भी अंदाजा नहीं है। खबर के मुताबिक पीने के पानी को लेकर आ रही समस्या से घाटकोपर इलाके के करीब 10 लाख लोग परेशान हैं और इन लोगों को अभी कुछ और दिन गंदे पानी की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। मुंबई महानगर पालिका के मुताबिक जिस पानी की टंकी से उन इलाकों में पानी की सप्लाई की जाती है उसकी मरम्मत का काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से कई घरों में गंदा पानी पहुंच रहा है। लेकिन इस मामले में जल विभाग पर लोगों को सही सूचना न देने का आरोप भी लगा। जिस बड़े पैमाने पर बताना चाहिए था वे वो बता न सके, ये उनकी कमी है।
इलाके के लोगों ने चिंता जताई कि अगर जल्द उन्हें गंदे पानी से निजात नहीं मिली तो वो गंभीर बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ के बयान के जवाब में राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद को नालायक बताते हुए अपनी उपलब्धियां गिनाने लगे। इसके पहले कमलनाथ ने बयान दिया था कि उनके कुछ मित्र लायक हैं तो कुछ नालायक। हम नालायक हैं भाई, क्योंकि हम अवैध कॉलोनी को वैध कर रहे हैं। हम नालायक हैं भाई, क्योंकि हम गरीब को सम्मान से जीने का हक दे रहे हैं। हम नालायक हैं भाई, गरीब को 1 रुपया किलो गेहूं चावल और नमक खिला रहे हैं। हम नालायक हैं भाई, अपने भांजियों को बिना पैसा दिए फीस भरने का, उनके मम्मी पापा नहीं, हम फीस भरने का इंतजाम कर रहे हैं। हम नालायक है भाई, किसानों की जिंदगी बदलने का काम कर रहे हैं। हम नालायक है भाई, बेटी को लाडली लक्ष्मी बना रहे हैं। हम नालायक है भाई, माँ बहन बेटी को सम्मान से जीने का हक दे रहे हैं। हम नालायक और तुम लायक। जस्टिस चेलमेश्वर ने अपने फेयरवेल में शामिल होने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जे चेलमेश्वर ने निजी कारणों का हवाला देते हुए अपने फेयरवेल में आने से इनकार कर दिया। यूपी के शाहजहांपुर में रेप पीड़ित एक महिला के परिवार ने बीजेपी विधायक से अपनी जान को खतरा बताते हुए मदद की गुहार लगाई, जबकि विधायक रोशनलाल वर्मा ने साजिश के तहत उन्हें फंसाने का आरोप लगाया। हरियाणा के जींद में स्कूल टीचरों पर आपस में झगड़े का आरोप लगाते हुए 3 स्कूलों के करीब 700 से ज्यादा छात्रों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। महाराष्ट्र के नागपुर में 11 साल के एक लड़के को अगवा कर हत्या करने के मामले में एक अदालत ने एक दोषी को 2 धाराओं के तहत दोहरी फांसी की सजा सुना दी। हरियाणा की पानीपत पुलिस ने गाड़ी चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की 11 कारें बरामद करने का दावा किया। लखनऊ में सेना की भर्ती परीक्षा में हुए घोटाले के मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मणिपुर के इंफाल में बीएसएफ हेडक्वार्टर्स के पास एक बम धमाके में बीएसएफ के 2 जवान शहीद हो गए। गुजरात सरकार ने समय पर इलाज सुनिश्चित करने के लिए सड़क दुर्घटना के बाद घायल का शुरुआती 48 घंटे के इलाज का खर्च उठाने का फैसला किया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप योजना के तहत एक पोर्टल लॉन्च किया। अभिनेत्री मीनाक्षी थापा हत्या केस में दोषी ठहराए गए अमित जायसवाल और प्रीति सुरीन को मुंबई की एक अदालत गुरुवार को सजा सुनाएगी। भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार पत्रकार उपेंद्र राय को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। महाराष्ट्र के पालघर में एमएनएस के कुछ कार्यकर्ता बुलेट ट्रेन का सर्वे कर रहे अधिकारियों से बहस करने लगे। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस शुरू से ही बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का विरोध कर रही है और कई इलाकों में इसका सर्वे रोक चुकी है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता पालघर में पार्टी का झंडा लेकर पहुंच गए और काम रोक दिया। इतना ही नहीं, एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने वहां मौजूद अधिकारियों के साथ बहस भी की और नारेबाजी करने लगे। विरोध की वजह से कर्मचारियों को अपना सामान समेटना पड़ा। बताया जा रहा है कि सर्वे कर रहे अधिकारियों से कार्यकर्ताओं ने हाथापाई भी की। इससे पहले थाने में भी एमएनएस ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का सर्वे रोक दिया था। दिल्ली सरकार ने ग्रीन बजट पेश करते हुए दावा किया था कि दिल्ली में 1000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक खबर के मुताबिक दिल्ली सरकार अब एक भी इलेक्ट्रिक बस नहीं खरीदेगी, बल्कि इलेक्ट्रिक बस खरीदने के लिए निजी कंपनियों को न्योता देगी। यानी पीपीपी मॉडल पर क्लस्टर बसों की तर्ज पर इलेक्ट्रिक बसें चलाने की कोशिश की जाएंगी। दावा किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक बसों की ऊंची कीमत की वजह से दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक बस की तकनीक नई है और लगातार बदल रही है, इसलिए इन पर इतनी बड़ी रकम खर्च नहीं की जा सकती। एक इलेक्ट्रिक बस की कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि हर बस की खरीद पर करीब 1 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी मिलेगी। ये सब्सिडी केंद्र सरकार की फेम योजना यानी फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स योजना के तहत दी जाएगी। ये योजना केंद्र सरकार ने 2015 में शुरू की थी। दिल्ली सरकार का दावा है कि सब्सिडी के बाद बस की कीमत 1.5 करोड़ बचेगी और ये रकम भी सरकार निजी कंपनियों को फाइनेंस कर सकती है। लेकिन इलेक्ट्रिक बसें चलाने का खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी, यानी प्रति किलोमीटर बस चलाने का खर्च निजी कंपनी को सरकार देगी। खास बात यह है कि इलेक्ट्रिक बसें चलाने का प्रति किलोमीटर का खर्च सबसे कम है। दावा किया जाता है कि इलेक्ट्रिक बसें सीएनजी बसों से भी काफी कम खर्च में चलती हैं। योजना के मुताबिक 1 जून तक इस योजना के लिए सलाहकार की नियुक्ति कर ली जाएगी। इसके बाद अगस्त 2018 तक इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए टेंडर निकालने का काम शुरू हो जाएगा और 31 मार्च 2019 तक दिल्ली को इलेक्ट्रिक बसें मिलनी शुरू हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में गेंदबाज मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने विवाद सुलझाने के लिए पंचायत से मदद की गुहार लगाई। मैंने कहा है कि जो सच्चा झूठा जो बातें हैं उन लोगों उस चीज़ को आप लोग परखें और मेरे हक में और मेरी अच्छाई के लिए और मेरे घर के लिए जो आप लोग मुनासिब समझें
वो मेरे लिए फैसला करें और उसी चीज़ को मैं मानूँ। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक सड़क के किनारे से गोलियों के चलने की आवाज आने लगी। यह फायरिंग उस वक्त हुई जब आतंकियों ने पुलिस स्टेशन को निशाना बनाते हुए हमला कर दिया, जिसकी चपेट में वहां खड़ी कुछ गाड़ियां भी आ गईं और उनके शीशे टूट गए। इसके बाद पूरे इलाके को सुरक्षा बल के जवानों ने घेर लिया और आतंकियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। दावा किया जा रहा है कि जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी मारे गए। जानकारी के मुताबिक पहले एक आतंकी ने शहर के पश्चिमी इलाके में एक पुलिस स्टेशन को अपना निशाना बनाया। इसके बाद बाकी बचे 2 हमलावरों ने काबुल के सिटी सेंटर में दूसरे पुलिस स्टेशन पर हमला किया। आतंकियों के इस हमले में 6 लोग घायल हो गए। पिछले कुछ दिनों से तालिबान और ISIS के आतंकी अफगानिस्तान में सरकारी इमारतों और जवानों पर हमले कर रहे हैं। यूपी के बिजनौर छेड़छाड़ के 2 आरोपियों को भीड़ ने बुरी तरह पीट दिया। यूपी के बिजनौर में एक बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में भीड़ ने 2 नाबालिग लड़कों को पकड़कर बुरी तरह पीटने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क के करीब एक आदमखोर गुलदार ने 2 महिलाओं पर हमला कर एक की जान ले ली, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। यूपी के कन्नौज में एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने एक मिनी ट्रक और एक ऑटो में टक्कर मार दी, जिससे एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए। यूपी के श्रावस्ती में नदी में नहाने के समय 6 बच्चे डूबने लगे, जिनमें 4 को बचा लिया गया, लेकिन 2 की डूबने से मौत हो गई। कर्नाटक के बेंगलुरु में चुनाव प्रचार करने पहुंचे राहुल गांधी ने देर रात एक दुकान पर पहुंचकर आइसक्रीम खाई। साथ ही वहां मौजूद लोगों से चुनाव पर चर्चा भी की। पनामा दौरे पर पहुंचे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने वहां के राष्ट्रपति के साथ मशहूर पनामा नहर की सैर की, जबकि दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर समझौते भी हुए। दिल्ली की मेहरौली बदरपुर रोड पर एक कार में अचानक आग लग गई। हालांकि उसमें सवार लोग वक्त रहते गाड़ी से बाहर निकल गए, जिससे उनकी जान बच गई। दिल्ली पुलिस ने चांदनी महल इलाके से एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से 60 लाख रुपए की विदेशी सिगरेट बरामद की। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बल के तलाशी अभियान में गिरफ्तार किए गए 4 आतंकियों को मीडिया के सामने पेश किया गया। सुरक्षा बल ने दावा किया कि गिरफ्तार किए गए ये चारों आतंकी खानपुरा में मारे गए 3 नागरिकों की हत्या में शामिल थे, जिन्हें पकड़ने के लिए सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारामूला के खानपुरा और उसके आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया, जिसमें 4 आतंकियों और उनके 7 समर्थकों पर शिकंजा कसने का दावा किया गया। इस दौरान सुरक्षा बल ने आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद होने का भी दावा किया, जिनमें 2 AK-47, 2 पिस्तौल, 4 मैगजीन और कुछ कपड़े शामिल रहे। पकड़े गए सभी आतंकियों का ताल्लुक आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से बताया गया। 3 youths were killed by Lashkar-e-Toiba militants and these militants were later on identified as local militants. सुरक्षा बल के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आतंकियों के साथ 7 ओवरग्राउंड वर्कर भी पकड़े गए। आरोप है कि ये सभी लोग पिछले 1 साल से आतंकियों की मदद कर रहे थे। यही नहीं, दावा है कि इन लोगों ने आतंकियों को अपने घर में छिपने के लिए जगह भी दी। इससे पहले खानपुरा में 30 अप्रैल को असगर खान, आसिफ और हसीफ खान नाम के 3 नागरिकों के गोलियों से छलनी शव मिले थे, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उज्जैन के चिमनगंज थाने में खड़ा एक बच्चा अपने शरीर पर लगे चोट के निशान दिखाने लगा। ये बच्चा उन 4 दलित बच्चों में शामिल है जिन्हें पीने का पानी मांगने पर बेरहमी से पीटा गया, जिसकी शिकायत करने पीड़ित बच्चा अपने घर वालों के साथ पुलिस थाने पहुंचा। इस बीच बच्चे ने अपने शरीर पर लगे पिटाई के निशान दिखाए। पीड़ित का आरोप है कि उन्होंने अगली जाति के अर्जुन ठाकुर और कान्हा ठाकुर से पीने के लिए पानी मांगा, जिस पर आरोपियों ने बच्चों के साथ गाली गलौज कर उनकी बेल्ट से पिटाई कर दी। पानी मांगा था तो उन्होंने गाली दी हमको, पानी नहीं पिलाते। थाने पहुंचे पीड़ित बच्चे को पुलिस ने फौरन मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आवेदन पर से लड़कों का मेडिकल कराया गया है। घटना की तस्दीक करने के बाद जो भी उचित कार्रवाई बनती होगी वो वैधानिक कार्रवाई प्रकरण में की जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच डीएसपी को सौंपी गई। ताजमहल के संरक्षण से जुड़े मामले में ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान पूछा था कि आखिर ताजमहल का रंग क्यों बदल रहा है। तस्वीरों के आधार पर कोर्ट को बताया गया था कि ताजमहल का रंग अब भूरा होने लगा। ASI ने जवाब दिया कि काई जमने की वजह से ताजमहल के संगमरमर का रंग बदल रहा है। सख्त लहजे में जज ने पूछा कि क्या काई को पंख लगे हुए हैं जो वो उड़कर ताजमहल की दीवारों तक पहुंच रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि आखिर ASI ने ताजमहल के संरक्षण के लिए किया क्या। तो केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से भी पूछ लिया कि ताजमहल को बचाने के लिए देश को ASI की जरूरत है भी या नहीं।
ताजमहल का रंग बदलने के पीछे एएसआई ने सबसे बड़ी वजह यमुना नदी को बताया। एएसआई का दावा है कि पहले यमुना के पानी में मछलियां काई खा लेती थीं, इसलिए ताजमहल की दीवारों तक काई नहीं पहुंचती थी। लेकिन सरकार यमुना पर बैराज बना रही है, जिसकी वजह से यमुना का पानी कम हुआ है और पानी कम होने की वजह से मछलियां भी कम हुई हैं, इसलिए अब काई का असर ताजमहल की दीवारों पर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यमुना नदी पर बनाए जा रहे बैराज से जुड़ी जानकारियां भी अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट को देने को कहा है। तो कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया कि ताजमहल के संरक्षण के लिए विदेशी एजेंसियों की सलाह लेने पर विचार हो रहा है। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ही सुझाव दिया था कि ताजमहल के संरक्षण के लिए विदेशी एजेंसियां और विशेषज्ञों की राय ली जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को भी आदेश दिया है कि अगली सुनवाई से पहले ताजमहल के संरक्षण से जुड़ा विजन डॉक्यूमेंट कोर्ट को दिया जाए। मेघालय की राजधानी शिलांग में सड़क पर कई पेड़ टूट गए। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद शिलांग में भी तूफान का असर दिखा। यही नहीं, वहां भयानक तूफान के साथ जोरदार बारिश भी हुई। तूफान की रफ्तार इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ भी टूट गए, जबकि सड़क पर पानी भर गया। यही नहीं, पेड़ टूटने की वजह से सड़कें भी बंद हो गई, जिसके बाद गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई। हालांकि बाद में प्रशासन ने पेड़ कटवाकर रास्ते को साफ करवाया।